हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो समसामयिक है, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे। हम इसके कुछ इतिहास के बारे में जानेंगे, वर्तमान परिस्थिति को जानेंगे और भविष्य की संकल्पनाओं को भी सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सुनते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो यदि हम निजीकरण के इतिहास को जानना चाहते हैं तो हमें इतिहास में, विश्व इतिहास में जो है तीन सिनेरियो को देखना पड़ेगा, जिसमें पहला है अमेरिका यूएसए और दूसरा है रसिया चाइना और तीसरा है इंडिया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूएसए की। तो यूएसए में शुरुआत में जैसे कि जब या तो कंट्रीज को उपनिवेशवाद की जकड़ में थे या फिर वहां पे मोनार्की सिस्टम था, ये दो ही केस थे। उस केस में जो है ज्यादातर आर्थिक गतिविधियों का केंद्र जो है निजीकरण ही हुआ करता था। लेकिन निजीकरण के कई दुष्परिणाम हुए, जिसमें सामाजिक न्याय की भावना सुनिश्चित नहीं की जा सकी, आर्थिक अनुमानों को नहीं लगाया जा सका और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ड्यूरेशन में इनकी स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई। और तब एक नारा बुलंद हो गया कि पब्लिक गुड एंड प्राइवेट बैड का नारा चलने लगा, स्पेशली जो रसिया और चाइना थे उनके केस में। और वहीं से पूंजीवाद के साथ साथ बाद में समाजवाद का विकास होता है। तो समाजवाद के विकास के साथ साथ ही पब्लिक सेक्टर का राइजेस हुआ, मतलब स्टेट का कंट्रोल बढ़ गया। मतलब सारी की सारी गतिविधियां राज्य के कंट्रोल में होने लगी, पब्लिक कंट्रोल में होने लगी। लेकिन देखते ही देखते जब 1991-92 के दौरान जब संयुक्त यूएसएसआर का विघटन हुआ और चाइना ने भी अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया, तब ये समझ में आया कि ना तो पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन ही अच्छा है और ना ही पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर यानी पब्लिक कंट्रोल यानी स्टेट कंट्रोल ही अच्छा है। तब धीरे धीरे 1991 के बाद से जब वैश्वीकरण का दौर, ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, तो उस समय पे ये कंसेप्ट आ गया पीपीपी का, जिसे कहते हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। तो ये विचार किया गया कि यदि प्राइवेट में कुछ कमियां हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में, तो वो पब्लिक सेक्टर की अच्छाइयां हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर की बुराइयां हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर अपनी अच्छाइयों से भर सकता है। इसीलिए दोनों के सहयोग से ये पीपीपी का मॉडल चलने लगा, जो आज के समय में भी चलता हुआ नजर आता है। यूजली हम अपने हाईवेज को देखते हैं, जो एनएचएआई बनाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी बनाता है, वो पीपीपी मॉडल के आधार पे ही बनाता है, जिसमें कई मॉडल हैं। इकोनॉमी में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि बीओटी है, ये सब है, बिल्ट एंड ऑपरेट एंड ट्रांसफर करके। इस टाइप के कई मॉडल हैं जिनके आधार पे पीपीपी मॉडल काम करता है और एक दूसरे की अच्छाइयों बुराइयों को भरने का काम करता है। तो सब ये तो हो गई बैकग्राउंड की बात। तो सबसे पहले तो अब हम समझेंगे कि पब्लिक अगर सेक्टर होगा किसी स्टेट में, किसी कंट्री में कंप्लीटली, तो उसके कंप्लीटली या फिर कुछ हद तक तो उसके क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले तो जब स्टेट का कंट्रोल होता है तो स्टेट रेवेन्यू का आकलन कर सकता है, अपनी अर्थव्यवस्था में जीडीपी का आकलन कर सकता है, भविष्य की नीतियों के निर्धारण में आसानी होती है सबसे पहले। दूसरी, वो अपने संविधान की भावना के अनुसार सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कर सकता है। सामाजिक न्याय की भावना में इस ये महत्वपूर्ण तब ज्यादा है जब कोई देश अंडर डेवलपिंग है या फिर अंडर डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग कंट्री है। यूजली वहां पे सामाजिक न्याय की भावना बहुत ही फास्ट होती है। उसका कारण है क्योंकि वहां पे गरीबी विद्यमान होती है, लोगों की आर्थिक इनकम जो है वो बहुत ही कम होती है। तो उस केस में पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल होना लाजमी हो जाता है, जैसा कि समाजवाद में देखा गया है। तो दूसरा ये है कि इससे क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं या फिर आर्थिक गतिविधियां हैं, उनको स्थायित्व प्रदान होता है, सरकार का समर्थन रहता है। किसी भी स्थिति में यदि वो रन नहीं कर पाती हैं, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से compete नहीं कर पाती हैं, तो सरकार हमेशा उनके पीछे एक सहाय के रूप में खड़ी रहती है, जो उनको फाइनेंशियली और रेगुलेटरी और ब्यूरोक्रेटिकली हेल्प करती है। तो ये तो कुछ बातें हो गई पब्लिक सेक्टर की। लेकिन और कुछ अब हम बात करते हैं निजी सेक्टर की। तो निजी सेक्टर जो है, मतलब निजीकरण, निजी क्षेत्रक है, उसके भी कुछ अपने लाभ हैं। उसका पहला लाभ है कि वो प्रतिस्पर्धा की भावना पे काम करता है, मतलब कंपटीशन की भावना पे काम करता है, जिससे उनकी दक्षता में सुधार होता है, एफिशिएंसी में सुधार होता है। दूसरी चीज ये भी है कि ये जो निजी प्राइवेटाइजेशन की संकल्पना है वो पूंजीवाद से जन्मी है, जो इंडिविजुअलिज्म पे फोकस करता है, सोशलिज्म पे कम फोकस करता है।
और इसीलिए ये जो निजी सेक्टर की या फिर पूंजीवाद की संकल्पना हम ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्री में देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो गरीबी है, भुखमरी है और जो इनकम है वो इतना कम नहीं है कि वहाँ पे सरकार को हैंडल करना पड़े, और इसीलिए वहाँ पे निजीकरण को बढ़ावा दिया जाता है और पूंजीवाद का कंसेप्ट निकल के आता है। वो व्यक्तिवाद पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे वहाँ प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है, दक्षता बढ़ती है, गुणवत्ता बढ़ती है, परफॉर्मेंस मतलब निष्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ता है, इसीलिए वहाँ का परफॉर्मेंस बढ़ता है और उनकी आर्थिक जीडीपी बढ़ी हुई होती है। लेकिन फिर हम इसमें ये समझेंगे कि फिर इनमें कमियाँ क्या हैं? तो पब्लिक सेक्टर की अपनी कमियाँ हैं। पब्लिक सेक्टर की कमियाँ ये हैं कि जब ये स्टेट के कंट्रोल में आ जाता है, तो ये प्रॉफिट मेकिंग एजेंसी की तरह काम नहीं करता, सोशल बेनिफिट यानी सोशल वेलफेयर की तरह काम करता है। इसका मतलब है कि जब कोई यूनिट घाटे में भी चल रही हो, तो भी उसे सरकार के नियमों का पालन, संविधान के नियमों का पालन करना पड़ता है और उसे सामाजिक न्याय की भावना को ध्यान में रखना पड़ता है। और दूसरा एक ये नेगेटिव फैक्टर ये भी है कि पब्लिक सेक्टर में करप्शन, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार देखा जाता है, क्योंकि जब एक इंसान के मन में ये फिक्स स्थायी हो जाता है कि अब ये मेरी जॉब निष्पक्ष है, मतलब अब मुझे यहाँ से नहीं हटाया जा सकता, तो उसके परफॉर्मेंस में, वर्क अमाउंट में घटोतरी हो जाती है, जिससे उस कंपनी का या फिर पीएसयू यूनिट का ओवरऑल परफॉर्मेंस घट जाता है। और वहाँ पे अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये सरकार के रिवेन्यू में भी नुकसानदायक साबित होता है, जिसके कई उदाहरण हम वर्तमान समय में भी देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग प्राइवेटाइजेशन यानी निजी कंपनियों, निजी क्षेत्र की कुछ कमियों को आंक लेते हैं। तो निजी क्षेत्र की जो कमियां हैं वो प्राइवेट सेक्टर के ही अच्छाइयां हैं। जो निजी सेक्टर में हैं कमियां, मतलब कि जैसे कि निजी सेक्टर जो है वो दक्षता पे तो काम करता है, लेकिन सामाजिक भावना पे, सामाजिक न्याय की भावना पे काम नहीं करता, आर्थिक न्याय की भावना पे काम नहीं करता, संविधान के विनियमन में तो काम करता है, लेकिन संविधान के कंट्रोल में काम नहीं करता है। तो ये एक बात हो गई निजीकरण की। और ये प्रॉफिट मेकिंग एजेंसी की तरह काम करता है, मतलब जहाँ पे लाभ होगा वहां पे काम करेगा। लेकिन ये जो प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट है, ये जो है मतलब अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए उतना यूजफुल नहीं होता है, और ये डेवलप्ड कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेबल होता है। तो फिर यहाँ पे एक ये कंसेप्ट निकल के आया कि अगर इसकी अच्छाइयाँ प्राइवेट सेक्टर की बुराइयों में भरपाई कर सकती हैं, तो यहाँ से कंसेप्ट पीपीपी मॉडल का निकल के आता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सार्वजनिक निजी समझौते के रूप में निकल के आता है, जिसके अंतर्गत उदारीकरण के बाद में, वैश्वीकरण के बाद में हम भारत के संदर्भ में देख रहे हैं। तो भारत के संदर्भ में जैसा कि हमने रोड सड़क निर्माण के बारे में, हाईवे निर्माण के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो ये कुछ चीजें हैं। लेकिन आज वर्तमान समय में निजीकरण की बात क्यों चल रही है? तो सबसे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता देना चाहता हूं कि जो पब्लिक सेक्टर है, मतलब प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक सेक्टर से जब प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो जो इसका शिफ्टिंग है किसी कंट्री में एक चरणबद्ध रूप में होता है। जैसे मान लीजिए हम भारत की बात करते हैं, भारत एक समाजवादी व्यवस्था का कंट्री रहा है, जैसा कि हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है। और जैसा कि संविधान में लिखा हुआ है, तो जो शिफ्टिंग है वो स्टेप बाय स्टेप ही होती है। जैसे जैसे किसी स्टेट की, किसी कंट्री की आर्थिक वृद्धि बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे वहाँ की गरीबी, अशिक्षितता मिटती चली जाती है, वैसे वैसे वहाँ का कंट्री का जो आर्थिक सिस्टम है, सामाजिक सिस्टम है, वो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होता नजर आता है। लेकिन ये आप इस चीज को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे एक बच्चा छोटा होता है, तो उसको हाथ पकड़ने के लिए एक पिता की, एक पेरेंट्स की देखभाल की जरूरत होती है। लेकिन जब बच्चा चलने फिरने लगता है, उसकी समझ विकसित हो जाती है, तब वह स्वतः ही अपने निर्णयों को लेने लग जाता है। ठीक यही उदाहरण है एक डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्री का, एक पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी का। मतलब कि जब एक देश अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं को बना रहा होता है समाजवाद से, तो उसे समाजवाद की जरूरत होती है, क्योंकि एक न्यू बॉर्न कंपनी को कंट्रोल की अधिक आवश्यकता होती है, ताकि शुरुआत में ही कोई घाटा ना हो जाए। इसी तरह से किसी देश में अधिक मानवाधिकारों का हनन ना हो, गरीबी को जो है मिटाया जाए, अशिक्षितता को मिटाया जाए, ये सरकार की प्राथमिकताएं होती हैं, किसानों का लाभ हो। इसीलिए वहां पे पब्लिक सेक्टर
अपना भूमिका को अधिक अदा करता है। लेकिन जब एक कंट्री डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ उन्मुख हो जाता है, जैसे कि उदाहरण हम सिंगापुर का देख सकते हैं, जैसे कि आज के समय में हम चाइना का देख सकते हैं, तो उस केस में पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की तरफ शिफ्टिंग होने लग जाती है और उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वहाँ पे गरीबी और भुखमरी उतना ज़्यादा नहीं होता है और वहाँ पे स्टेट का कंट्रोल कम हो जाता है। और जो भी भूमिकाओं में कमी अगर नज़र आती है सरकार की, तो वो कई कानूनों को लगाकर प्राइवेट कंपनियों से भी करवा लेते हैं। इसका एक सटीक उदाहरण है CSR, जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भारत में भी ये कानून है कि जितनी भी पब्लिक या फिर यूजली प्राइवेट कंपनियां जो बहुत अधिक एक निश्चित सीमा से अधिक लाभ भारत सरकार या फिर भारतीय जनता से आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से कमाती हैं, तो उनको ये बाध्यकारी है कि वो 2% अपने लाभ का सरकार के हित में, जनता के हित में, सामाजिक न्याय के हित में, शिक्षा के माध्यम से खर्च करें, जिसके माध्यम से हम बहुत सारे NGOs देखते हैं जो डेवलप होते हैं, जो समाज कल्याण के लिए काम करते हैं। तो लेकिन हमें एक ये बात समझनी चाहिए, एक होता है प्राइवेटाइजेशन, एक होता है पब्लिक, मतलब कि पब्लिक सेक्टर की बात जो हम करते हैं। लेकिन इसमें हमें एक चीज ये समझने की जरूरत है कि जब भी प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन क्यों ना हो जाए, फिर भी वहां पे स्टेट का रेगुलेशन होता ही है। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि स्टेट कंट्रोल और स्टेट रेगुलेशन में क्या अंतर है। स्टेट कंट्रोल का मतलब होता है कि स्टेट पूरी तरीके से किसी यूनिट को कंट्रोल करता है, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी का अपॉइंटमेंट भी स्टेट ही करता है, वहाँ की नीतियां भविष्य की कैसी होंगी उस यूनिट्स की ये भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। लेकिन पब्लिक सेक्टर में जहाँ पे हम वर्तमान समय में जो PPP मॉडल की बात करते हैं, पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां रेगुलेशन के अंतर्गत स्टेट के आती हैं। इसका मतलब है कि कुछ एक बेसिक नॉर्म हैं जो फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटी महिला को भी देंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी पुरुष को भी देंगे। जैसे मिनिमम वेज एक्ट है कि एक न्यूनतम मजदूरी जो है, मतलब लेबर की इनकम जो है, वो महिला और पुरुष की बराबर ही रखी जाएगी, कार्य के घंटे बराबर ही रखे जाएंगे। ये सब ऐसे कानून हैं जो निजी सेक्टर पे भी उतने ही लागू होते हैं भारत में, जो पब्लिक सेक्टर पे लागू होते हैं। तो इस चीज को हम समझे कि प्राइवेटाइजेशन कंप्लीटली स्वतंत्र नहीं है। हमेशा ही जहां पे स्टेट की संकल्पना आएगी, वहां पे रेगुलेशन या विनियमन होता ही रहेगा और होना आवश्यक भी है। एक तो ये चीज समझ में आ गई। फिर हम ये समझते हैं कि वर्तमान का सिनेरियो क्या है। तो वर्तमान का सिनेरियो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है बहुत सी नॉन प्रॉफिट मेकिंग एजेंसीज हैं या यूनिट्स हैं, जैसे कि एयर इंडिया है, और इसका कई और भी उदाहरण हैं जो प्राइवेटाइजेशन की ओर उन्मुख करना सरकार चाहती है, बेचना चाहती है उनको। और इसके लेकिन फिर समझना ये है कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा करने के पक्ष में क्यों होती है। उसके कई कारण हैं। उसमें पहला कारण है कि जब भारतीय देश की, अपने देश की जब आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती है, तो वो अपनी आर्थिक सशक्तिकरण के लिए डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से कई प्राइवेट पब्लिक कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन किया जाता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये कि जब कोई प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ना हो, लाभ ना दे रही हो, या फिर तो भी उसका प्राइवेटाइजेशन अपरिहार्य हो जाता है। और तीसरा एक चीज ये भी है कि जब उसका परफॉर्मेंस बेटर ना हो, मतलब उसमें ब्यूरो करप्शन टाइप का ज्यादा हो और जो अपॉइंटमेंट की नियुक्तियां हो, वर्क प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो, तो उस केस में भी प्राइवेटाइजेशन किए जाने के चांसेस होते हैं। तो लेकिन इसमें भी कई आर्थिक जगत में डिबेट चलती रहती हैं कि जैसे कि प्राइवेटाइजेशन कब होना चाहिए, कब ये अच्छा है, कब ये बुरा है। तो ये देखा जाता है कि आप ऐसे एक अपने दैनिक जीवन को उदाहरण से समझ लीजिए कि मान लीजिए एक माँ बाप है, उनका एक लड़का है जो बहुत ही बिगड़ा हुआ है, कार्य नहीं करता है, पढ़ता नहीं है, घूमता फिरता है। तो क्या माँ बाप उसको डिवोर्स टाइप का दे सकते हैं? क्या वो अपने बच्चे को अलग कर सकते हैं? नहीं। लेकिन वो क्या करते हैं, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। ठीक यही फंडा एक स्टेट के रूप में भी काम में आता है। जब कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी नॉन प्रॉफिटिंग एजेंसी हो जाती है और परफॉर्मेंस उसका बेटर नहीं होता है, तो उसको सुधारने के कई प्रयास किए जाते हैं।
उसको सुधारने के लिए उसको थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी जाती है पॉलिसीज में, उसको फंड प्रोवाइड किया जाता है जिसे कहते हैं रीफाइनेंसिंग जिसको बोलते हैं, तो उसको वित्त दिया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए ताकि उसको बेनिफिट हो। और दूसरा ये है कि यदि कोई स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट उसको विशेषीकरण के आधार पे कुछ ब्यूरोक्रेट्स प्रोवाइड कराती है ताकि उसका परफॉर्मेंस बेटर हो। लेकिन उसको बेच देना एक समाधान नहीं है। ये मुख्यतः उस केस में यदि हम ऐसी कंपनियों को अगर बेच देते हैं तो उस केस में ज्यादा घातक परिणाम साबित हो सकते हैं जब हमें ये पता ना हो कि इससे आए हुए धन को हम लगाएंगे कहाँ, इसका उत्पादन कैसे करेंगे। तो जब भी हम किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट का इन्वेस्टमेंट करके जब हम उसका कोई लाभ कमाते हैं तो सबसे पहले तो वो जो आया हुआ धन है उसका रोड मैप होना बहुत जरूरी है कि हम इसका इन्वेस्टमेंट किस तरह से करें ताकि हमारा जो पीएसयू को बेचने में लॉस हुआ है उसको ओवरकम किया जा सके। लेकिन यदि हम सिर्फ उसको एज ए रिवेन्यू इकट्ठा करना चाहते हैं, एज ए जीडीपी राइज करने के वजह से अगर हम उसको डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शायद ये भारत की आर्थिक गतिविधियों के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। ये एक बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि प्रॉफिट मेकिंग एजेंसीज होती हैं, फिर उनको क्यों बेचा जाता है, उनको बेचने की कोशिश क्यों की जाती है किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। उसका कारण ये है कि वो अपने रिवेन्यू या फिर जीडीपी को या फिर इकोनॉमिकली अगर स्टेट की कंडीशन स्ट्रांग नहीं है तो उसको बेचने की कोशिश की जाती है। और इस टाइप की कंपनीज को या फिर यूनिट्स को फैमिली सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसका हम भारत में एक एग्जांपल बीपीसीएल के रूप में जान सकते हैं। लेकिन एक चीज ये भी है कि इसका एक दूरगामी परिणाम जो हुआ, जो दुष्प्रभावित हुआ, वो हम दिल्ली में देख सकते हैं। जो बिजली का डिस्कॉम कंपनी है उसको सरकार को प्राइवेटाइज करने के लिए, बेचने के लिए सरकार को खुद पैसा देना पड़ गया। मतलब इतना ज्यादा वो घाटे में थी जिसे हम पॉलिटिकली कहते हैं कि सच कंपनीज आर पॉलिटिकली इम्बर्समेंट टू गवर्नमेंट, मतलब हैंडलिंग करने में असहाय हो जाती हैं। तब ऐसी कंपनियों को बेचा जाता है और अपनी तरफ से पैसा भी दिया जाता है। तो ये एक बात हो गई। और जो प्राइवेटाइजेशन और जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में जो रिजोनेंस यानी अनुनाद करते रहते हैं, उस चीज को उदाहरण हम दो हैं जिसमें एक इंडिया है और एक यूके है यूजली जो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी बातें सीख ली। एक एक फाइनल कंसेप्ट जिसको मैं और बताना चाहता हूँ जो है ऑटोनॉमी और मोनोपोली में डिफरेंसेस को लेकर। जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्टेट है और स्टेट के कंट्रोल में अगर कोई प्राइवेट यूनिट या पब्लिक यूनिट आती है तो उस पर कंट्रोल भी रहता है और रेगुलेशन भी रहता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उसकी इफिशियंसी प्रोडक्टिविटी बढ़े तो इसलिए हम उसको थोड़ी ऑटोनॉमी देना जरूरी हो जाता है ताकि वो अपने क्षेत्र की गतिविधियों को जारी रखने के लिए विशेष नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्त कर सके और अपने उत्पादन को बढ़ा सके और भारतीय आर्थिक गतिविधियों को मजबूत कर सके। लेकिन यहीं पे एक टर्म आता है मोनोपोली। तो ये मोनोपोली जो टर्म है वो प्राइवेटाइजेशन का विरोधी है, क्योंकि मोनोपोली में आप अपने प्रोडक्ट का, आप अपनी सर्विस का जो प्राइस है वो खुद ही डिसाइड करते हैं कितना होगा। और ये प्रतिस्पर्धा की भावना के विपरीत है जो कि प्राइवेटाइजेशन का एक बहुमूल्य मंत्र है। तो इसलिए हमें ये देखने की जरूरत है कि मोनोपोली इस हद तक नहीं होनी चाहिए कि वो अपना प्राइस डिसाइडेड कर ले। इसका हम दैनिक जीवन में एक उदाहरण जियो की कंपनी को लेके देख सकते हैं, जिसने शुरुआत में अपने प्राइस को बिल्कुल लगभग शून्य कर दिया था, 3 महीने तक फ्री कर दिया था, जिसकी वजह से इसका प्रभाव एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन जैसी कंपनीज पर पड़ा। और जिसकी वजह से ये जो मोनोपोली का प्रभाव है इसने प्रतिस्पर्धी इन्वायरमेंट को, कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट को प्रभावित किया। तो ये कुछ बातें हैं जो हम लोगों ने बहुत से महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी एग्जाम के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए सीखी हैं। और इसके साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिए ताकि भविष्य में ऐसे ही बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए हम लोग आपस में जुड़ सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों।